मैं फूड डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता हूँ और हर दिन मुझे तरह तरह के अजीबोगरीब ऑर्डर मिलते हैं। कल मुझे एक बर्थडे केक डिलीवर करने का काम मिला। डिलीवरी नोट्स में साफ लिखा था कि यह एक फैन की तरफ से एक फीमेल स्ट्रीमर के लिए गिफ्ट है, लेकिन जैसे ही उस देवी ने दरवाजा, मुझे वो सब सिंप वाली बकवास नहीं चाहिए, तुम ही खाओ उसे, यह कहकर उस महिला स्ट्रीमर ने दरवाजा बंद कर दिया। खाना कभी बर्बाद न करने के अपने उसूल पर चलते हुए मैंने वह केक खा लिया। हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें जहर मिला होगा। वह जहरीला केक खाने के बाद मेरे अंदर गॉड ऑफ कुकरी सिस्टम जागृत हो गया। अब जब भी मैं कोई बढ़िया क्वालिटी का खाना खाता हूँ तो गॉड ऑफ कुकरी मुझे ऐसी शक्तियां देता है जिनकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। अस्पताल के एक वार्ड में लेटा हुआ मैं सादे चावल की खिचड़ी का एक कटोरा खा रहा था, तभी बिना किसी चेतावनी के अचानक मेरी आंखों के सामने एक डेटा रीडआउट जानकारी उभर आया। सादे चावल की खिचड़ी, सामग्री की ताजगी 62%, बनाने की कारीगरी। मुझे अपने पूरे शरीर में एक ऐसा सुकून और ताजगी महसूस हुई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सादे सफेद चावल की एक कटोरी दलिया से इतना बड़ा इनाम मिल सकता है। मैंने तुरंत तय किया कि मैं खाना पकाने के देवता को सबसे बेहतरीन खाना खिलाऊंगा, लेकिन अभी अस्पताल से निकलने की वजह से मेरे पास पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। फाइन डाइनिंग का खर्च उठाना तो दूर की बात थी, मैं एक ग्रिल्ड सॉसेज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहा था। निराश होकर मैं भारी जैसे ही मैंने एक निवाला लिया, सिस्टम का मूल्यांकन तुरंत मेरी आंखों के सामने आ गया। बीफ नूडल की ताजगी 92%, बनाने की कारीगरी 88 पॉइंट्स, खाने से मिली ऊर्जा 90 पॉइंट्स। सिस्टम के संकेतों पर नजर डालते हुए यह शोरबा एकदम साफ और चमकदार है, जिसमें तेल की बूंदें पूरी तरह से एक समान रूप से फैली हुई हैं। इसे ताजी बीफ की मज्जा वाली हड्डियों, एक गाढ़ा स्टॉक जिसे इस युवक ने कम नौजवान, क्या तुम सचमुच फर्क बता सकते हो? स्ट्रीमर के लाइव रूम में मौजूद नेटिजन, अरे बाप रे, क्या वो कोई डिलीवरी वाला है? जी गे को चिढ़ाते हुए उन्हें इस तरह उसका जिक्र करते सुनकर मेरे मुंह में सचमुच पानी आ गया। सच में, क्या यह वाकई इतना अच्छा है? नूडल्स की मोटाई में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन उनके किनारे एकदम चिकने हैं। उनका मजेदार चबाने वाला एहसास जो काटने पर लचीला लगता है, इस बात का पक्का सबूत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह चमत्कारी छोटी सी उसका लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उसके चैनल को देखकर मैं अचानक गहरी सोच में डूब गया। अब जब मेरे पास गॉड ऑफ कुकरी सिस्टम था तो मैं भी एक स्ट्रीमर बन सकता था, और मुझे पूरा यकीन था कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीमर बन सकता हूँ। ठीक अगले ही दिन मैंने अपना पहला लाइव स्ट्रीम शुरू किया। मैं हाई पीक नाम के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गया, और जैसे ही मैंने ग्रिल्ड मीट का एक टुकड़ा खाया, सिस्टम ने तुरंत एक मूल्यांकन दिखाया। सामग्री की ताजगी 18%, पकाने की तकनीक, बहुत ज्यादा आंच बाहर से जला हो। सीधे कैमरे में देखते हुए मैंने कहा, मैं इसे कैसे बताऊं? जिस पल मैंने वह पहला निवाला लिया, मुझे लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूं। यह इतना स्वादिष्ट था कि इसने सचमुच मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। इसीलिए तो अभी वह स्ट्रीमर हंस रहा था, क्योंकि इसका स्वाद इतना अच्छा था। अपना सिर हिलाते हुए मैंने आगे कहा, यहाँ किचन चलाने वाले व्यक्ति को शेफ नहीं कहना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कुछ खा रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नई मिली पुरानी चीज, आर्टिफैक्ट की हालत की जांच कर रहा हूँ। यह सचमुच एक बूढ़ी औरत का बिस्तर पर चढ़ना जैसा मामला था, जो कि बेहद मजेदार था। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे लाइव स्ट्रीम चैट पर अचानक से हलचल मच गई। तभी दर्शकों को एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपके शेफ की तारीफ कर रहा था। आपको ऐसा क्यों लगा? तुम ये बात पहले भी उठा सकते थे। हमारी दुकान में ही लाइव स्ट्रीम के दौरान पहले से लिखी हुई रटी रटाई स्पीच देना कोई बहुत सही बात तो नहीं है, है ना? मैंने उसकी इस हरकत पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ साफ कहा, लेकिन क्या यह सचमुच एक हुनर नहीं है कि बीफ रिब्स के एक टुकड़े को तुम बकवास कर रहे हो? हम सबसे ताजा एंगस बीफ इस्तेमाल करते हैं। असली एंगस बीफ में वसा की एक समान मार्बलिंग, नसों जैसा फैलाव होती है, जबकि इस रेस्टोरेंट में परोसे गए मांस में
वसा और बिना वसा वाले ऊतकों की अलग अलग परतें साफ दिखाई दे रही थीं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह महज साधारण पीले रंग के मवेशी का बीफ था। मांस को पिघलाने थॉइंग, मेरे पैसे वापस। सभी ग्राहक रिफंड के लिए जोर शोर से हंगामा कर रहे थे। मैनेजर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर निकलने का रास्ता बंद करवा दिया, जबकि मेरा लाइव स्ट्रीम चैनल लोकप्रियता के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। चैट में मौजूद हर कोई चिल्ला रहा था, ये स्ट्रीमर तो एक लेजेंड है, और मैं पूरी तरह से शांत और बेफिक्र बस मेज के कोने पर रखे फोन की ओर इशारा किया। क्या हाथापाई करने की सोच रहे हो? अभी इस लाइव स्ट्रीम को 30,000 लोग देख। जैसे ही मैंने वे शब्द कहे, मैनेजर का मानसिक बचाव तुरंत ढह गया। ठीक उसी जगह वह मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। कैमरे का सामना करते हुए मैंने इस नंबर 1 रैंक वाले बारबेक्यू जॉइंट पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसे तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। मैंने लाइव स्ट्रीम खत्म किया और एक स्टाइलिश अंदाज में वहां से निकल गया। तब तक मेरे फॉलोअर्स की संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। मेरा एडिट किया हुआ वीडियो लोकल ट्रेंडिंग चार्ट्स में भी टॉप पर पहुंच गया, और मेरे फैंस ने मुझे, जब मैं वहां पहुंचा तब तक दुकान के बाहर पहले से ही एक लंबी लाइन लग चुकी थी। वह जगह काफी खस्ताहाल थी। कल जिस बारबेक्यू जॉइंट पर हम गए थे उसकी तुलना में यह कहीं ज्यादा घटिया थी। मेरे लिए यह इतना लुभावना लग रहा था कि मुझे इसे खरीदना ही पड़ा। स्क्रीन पर चल रहे लाइव कमेंट्स को देखते हुए मैंने एक बेंटो बॉक्स खरीदा। इस खास बेंटो में ब्रेज्ड पोर्क बेली, लहसुन की चटनी के साथ बारीक कटा पोर्क और स्टिर फ्राइड मटर की कॉम्प्लेन थी। मैंने उस छोटी सी दुकान के एक कोने में जगह बना ली और हवा में एक सादी स्वाभाविक सी महक फैल गई। मैंने ब्रेज्ड पोर्क बेली का एक निवाला लिया और तुरंत ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। सैम गॉड ऑफ कुकरी ब्रेज्ड पोर्क से काफी संतुष्ट थे। मैंने बाकी 2 डिशेस भी चखी। फिश फ्रैग्रेंट श्रेडेड पोर्क के लिए पोर्क लॉइन, वुड ईयर मशरूम और गाजर, ये सभी ताजे खरीदे गए थे। सामग्री की ताजगी को 88% रेटिंग मिली, जबकि बनाने की तकनीक को 72 पॉइंट्स मिले। कुल मिलाकर रेटिंग 78 पॉइंट्स रही। जहां तक स्टिर फ्राइड पी शूट्स की बात है, सामग्री की ताजगी को 90% और बनाने की तकनीक को। और हर कोई मुझे किसी घोटाले का पर्दाफाश करते देखना चाहता है। मैंने अपने विचारों को समेटा और फिर लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों की ओर देखकर मुस्कुराया। दोस्तों, साहस का इस बार शायद मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मालकिन को शायद मुश्किल से $1 का ही मुनाफा होता होगा। उन्होंने अपनी लागत का एक पैसा सामग्री पर ही खर्च कर दिया है। इसलिए मेरा फैसला है, इसकी जोरदार सिफारिश की जाती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसका स्वाद कोई बहुत ही असाधारण प्राकृतिक बेजोड़ चीज है, बल्कि इस कीमत पर मैं इसकी सिफारिश इसकी पूरी ईमानदारी और साफ सफाई की वजह से करता हूँ। लाइव स्ट्रीम चैट में तुरंत ही हलचल मच गई। अचानक मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। उनके जैसे ही मैं जियाजी जियाओचू से बाहर निकला, पास ही एक स्टॉल पर बिक रहा कियाओ कियाओ बीफ मेरा ध्यान खींच गया। बीफ की महक बेहद जोरदार थी। उसी महक का पीछा करते हुए ठीक उसी समय सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग सज्जन कुछ ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे। अरे, मुझे बीफ का एक कटोरा देना। लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद लोगों ने इस डिश के बारे में पहले कभी चाओ जाओ न्यूरो, जिसका शाब्दिक अर्थ है आलथी पालथी मारकर खाया जाने वाला बीफ, लेशान की एक खास डिश है। यह बीफ के अंदरूनी अंगों को खुशबूदार जड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पर पकाकर बनाया गया एक स्वादिष्ट सूप है। कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा का एक ऐसा उतार चढ़ाव है जो उस बेकार चीज से कहीं बेहतर है जिस सूप दूधिया सफेद है, फिर भी यह बीफ की हड्डियां और मक्खन है, जिसे तैयार होने से पहले 6 या 7 घंटे तक 1 दर्जन से ज्यादा तरह की चीनी झड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पर पकाया गया है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। सामग्री की ताजगी 95%, बीफ उसी दिन का कटा हुआ, जड़ी बूटियां सावधानी से चुनी और पुरानी की हुई, बनाने की प्रक्रिया की रेटिंग 94, शोरबा बनाने का तरीका प्राचीन काल से चला आ रहा, चाकू चलाने, इसका स्वाद बहुत ही मुलायम, चिकना और खुशबूदार था। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग मेरे चेहरे पर खुशी के भाव देखकर बेसब्र हो रहे थे और मुझसे एक ज्यादा विस्तृत रिव्यू देने की जिद कर रहे थे। जब मैं पेट भर खा पी चुका तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। यह सूप
जो देखने में तो सीधा सादा लगता है, असल में काफी पेचीदा है। इसमें अदरक और गोजी बेरी के अलावा 7 अनोखी औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल हैं, जैसे कि यह न केवल मांस के किसी भी अजीब या अप्रिय स्वाद को दूर करता है, बल्कि सूप के स्वादिष्ट और गहरे स्वाद को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाता है। इस स्तर का सूप। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वह बूढ़ा अचानक से झटके के साथ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ साफ हैरान। अरे छोड़ो भी, तुम भी तो इसी काम में हो, है ना? नहीं, उस बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में सोने की एक चमक। सिर्फ खाने का शौक होना एक बात है, लेकिन मेरी रेसिपी का लाइव स्ट्रीम चैट में तो जैसे तूफान ही आ गया। आखिर मालिक खुद वहां आकर अपनी मोहर लगा चुके थे, यह ऐलान करते हुए कि यह स्ट्रीमर सचमुच कमाल का है। अब वह सिर्फ एक फूड ब्लॉगर नहीं रह गया था, बल्कि एक सच्चा गौरमे खाने का पारखी बन गया था। वह बुजुर्ग सज्जन उस पल में पूरी तरह खोकर बस मेरे ठीक बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और बीफ हॉट पॉट का मजा लेने की बारीकियों पर बातचीत करने लगे। सूप के बेस के विकास से लेकर मांस के चलो एक बार आजमा कर देखते हैं वाला रवैया अपनाते हुए मैं दुकान के अंदर चला गया। अरे बॉस, मुझे एक कटोरी वॉन्टन देना। फिर मैंने अपना फोन सेट किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। वॉन्टन का बस एक निवाला लेते ही मेरे सिस्टम पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आ गया। सामग्री की ताजगी 78% पोर्क, ठंडा किया हुआ मांस है, आटा थोड़ा बेस्वाद है और उसमें हल्की नमी के संकेत दिख रहे हैं। बनाने की कारीगरी का। मैंने वॉन्टन को थूक देने की अपनी इच्छा को किसी तरह दबाया। मुझे कुछ समय पहले की एक खबर याद आई, जिसमें बताया गया था कि कुछ बेईमान दुकानदार अपने वॉन्टन रैपर्स को ज्यादा च्यूई, चबाने लायक बनाने के लिए आटे में बोरेक्स मिला देते थे, जो कि एक औद्योगिक पदार्थ है और जहरीला होता है। तो यह तो बस साधारण आटा है क्या बॉस? आप सचमुच उस्ताद हैं। मैंने कितनी ही जगहों पर वॉन्टन खाए हैं, लेकिन इतने सही च्यूईपन और रेशम जैसी मुलायम बनावट वाले वॉन्टन मैंने पहले कभी नहीं चखे। सूप में इतनी देर तक डूबे रहने के बाद भी एक भी वॉन्टन टूटा नहीं है। आपकी कारीगरी सचमुच कमाल की है। खैर, अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। सच कहूं तो मैं एक फूड स्ट्रीमर हूं और आज मैं अपने 60 मैं तो अंदाजा भी लगा सकता हूं। क्या तुम्हारी इस गुप्त रेसिपी में उस दिव्य हस्ती आप पृथ्वी पर किस बारे में? बॉस प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है। मैं सच में बस आपसे सीखना चाहता हूँ। आपके पास 20 साल का अनुभव है, तो आपके पास जरूर कुछ अनोखी सूझबूझ होगी। आप अपना वह फूलाने वाला पाउडर असल में कहाँ से खरीदते हैं और एक कैटी आटे में आपको वह कितना मिलाना पड़ता है ताकि आटा अपना रंग न खोए? मेरी लाइव स्ट्रीम चैट पर तुरंत ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे बाप रे, मार्गदर्शन चाहिए। बकवास। ये सिर्फ जान लेना नहीं था, ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। सड़ी हुई चीज को जादू में बदलने का क्या जबरदस्त हुनर था। इस तरह की दबी दबी ताना मारने वाली चालाकी सच में कुछ और ही थी। ओल्ड यांग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रमोशन में मदद करने के लिए। धन्यवाद। इस बीच ओल्ड यांग तो पसीने से लथपथ हो चुके थे। यह देखकर कि लाओ यांग ने कुछ नहीं किया, मैंने अपना फोन निकाला और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हॉटलाइन पर कॉल किया। लाओ यांग अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही देर में कानून लागू करने वाले अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने खाने पर पेशेवर जांच की। नतीजों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी। खाने में स्टाइरीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। दुकान के मालिक को वहीं से हिरासत में ले लिया गया और दुकान को सील कर दिया गया। रातों जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा पर नजर रखने वाले एक प्रहरी के तौर पर और ठीक इस विवाद के चरम पर शुष्यांग गे नाम के एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक वीडियो हे, मेरा नाम लियू फुगुई है और मैं इस जगह शुशांक पवेलियन का मालिक हूँ। मैं अभी और यहीं यह बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, शुशांक पवेलियन बिना किसी शक के पूरे शहर का सबसे साफ सुथरा रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ 36 सर्विलांस कैमरे लगवा रखे हैं, जिनसे दिन रात 24 घंटे लाइव फुटेज प्रसारित होती रहती है। क्या आप? यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया, लोकल चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गया और पलक झपकते ही 100 से ज्यादा दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया। जब मैं अंदर गया तो मालिक लियू फुगुई ने बड़े ही गर्मजोशी से मेरा तस्वीरें खींचें और उन्हें बेझिझक देखें। एक सोलो दोस्तों, यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है और मालिक भी बहुत दरियादिल हैं।
उम्मीद है कि इसका स्वाद इतना असली है कि इसकी जुबान सुन्न कर देने वाली तीखीपन और स्वादिष्ट, इसकी महक कई दिनों तक बनी रहती है। मछली जैसी गंध कभी भी मैंने पहले कभी इतना खुशबूदार हॉट पॉट नहीं चखा। ये कुछ ऐसा है कि बस एक निवाला लेते ही आपका मन दूसरा निवाला लेने के लिए मचल उठता है। सच कहूं तो इसकी थोड़ी लत सी लग जाती है। बॉस, आपकी इस रेसिपी का राज क्या है? मालिक जोर से हौंस पड़ा और बोला कि यह एक ट्रेड सीक्रेट है जिसे वह किसी को नहीं बता सकता। ठीक उसी पल मेरे सिस्टम इंटरफेस पर अचानक कुछ डेटा चमक उठा। सामग्री की ताजगी 93%, बीफ टेलो, चर्बी। उस एडिटिव एनालिसिस में एनाल्जेसिक, नॉन एनाल्जेसिक और सोडियम स्टायरेक्सिट जैसे एल्कलॉइड पाए गए। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल सख्त मना है क्योंकि इससे लत लग सकती है और नसों को नुकसान पहुंच सकता है। कुल स्कोर 50। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मालिक को थम्स अप दिया। आपका हॉट पॉट सचमुच कमाल का है, लेकिन क्या तुम्हारा शेफ सचमुच का सिचुआन कुक है या फिर वह कभी ब्रेकिंग बैड स्टाइल का मेथ केमिस्ट था गोल्डन ट्रायंगल में? अरे यार, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बॉस, घबराइए मत, मैं तो आपके शेफ के क्रॉसओवर स्किल्स की तारीफ कर रहा हूँ। वह मार्जरीन और कोकेन जैसी चीजों को मक्खन और मिर्च के साथ इतनी सफाई से मिला सकता है कि एक ऐसी डिश तैयार हो जाती है जो न सिर्फ जबरदस्त असरदार होती है बल्कि उन चीजों के असली स्वाद को भी ज्यादा से ज्यादा हद तक छिपा देती है। पूरे कैटरिंग इंडस्ट्री में इस तरह का हुनर, यह अब सिर्फ खाना बनाना नहीं रहा, यह तो क्रिमिनल साइकोलॉजी है। आपका शेफ जीनियस है। जैसे ही मैंने सोनिक जेन और मा फेई जैसे नाम लिए, पास खड़े मेहमान तुरंत मालिक पर टूट पड़े और उसे गालियां देने लगे। लियू फुगुई भी बहुत ज्यादा भड़क गया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए मुझ पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। सिक्योरिटी गार्ड्स एक बार फिर मुझे घेरने के लिए आगे बढ़े। उधर लाइव स्ट्रीम चैट में मेरे दर्शकों के दिल जोरों से धड़क रहे थे और वे अभी 2 लाख से ज्यादा लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या तुम सच में उन सब के सामने, अरे ओ छोकरे, मेरी दुकान में घुसकर अफवाहें फैला रहा है? अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम लियू ज़िदाओ नहीं। तुम कहते हो कि मैं अफवाहें फैला रहा हूँ, क्या इस पर कोई शर्त लगाओगे? चलो इसी बात पर दांव लगाते हैं। क्या तुम्हारे हमारी आफ्टर ट्रीटमेंट प्रक्रिया 24/7 लाइव स्ट्रीम की जाती है जिससे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित होती है, क्योंकि आपकी समस्या की जड़ पोस्ट प्रोसेसिंग चरण में नहीं बल्कि आपके फॉर्मुलेशन में ही निहित है। भले ही मैं पुलिस को बुला लूं और ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ जाएं, तो भी सबूत इकट्ठा करने के बाद कोई नतीजा निकलने में कम से कम 3 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। तब आपने कहा था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो ठीक है, मैं अभी आपके लिए। मैंने एक बारीक जाली वाला स्किमर उठाया और बर्तन में से छानना शुरू कर दिया। खाने के बचे हुए टुकड़ों का एक बड़ा ढेर हटाने के बाद मैंने अपनी चॉपस्टिक से उसके अंदर की चीजों को कुरेदना शुरू किया। मसालों के ढेर के बीच दबा हुआ मुझे एक बहुत छोटी और आसानी से नजर न आने वाली चीज मिली। यह यिंग सुजी थी, एक ऐसा पदार्थ जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं और जिसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल करने पर सरकार ने सख्त पाबंदी लगा रखी है। दुकानदार इतना चालाक था कि उसने इसे पीसकर पाउडर बना दिया था, लेकिन उसने एक बहुत जरूरी, एक तो शायद महज एक हादसा हो सकता है, 2 शायद जिम्मेदारी से बचने का मामला हो सकते हैं, लेकिन 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा। बॉस, आप आखिर ये सब कैसे संभाल लेते हैं? मैं अभी तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला, खुद 110 पर कॉल करो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो और नरमी की उम्मीद करो। दूसरा, मैं तुम्हारी तरफ से कॉल करूंगा। तुम कौन? आखिरकार लियू फुगुई ने सरेंडर करने का फैसला किया। पुलिस के लियू फुगुई को ले, असल में इसकी महक काफी अच्छी है। आखिरकार ये कोई जहर तो है नहीं। जहर का? मैंने कहा कि मैं दुकान पर ही खाना चाहता था, वैसी दुकान जहां मैं तुम्हारे भरपेट खा। दोस्तों, आज रात मैं सच में इंस्टेंट नूडल्स खाकर काम चलाना नहीं चाहता। क्या आस पास को मैं एक की सिफारिश करना चाहूंगा। ब्रदर टैंग्स होम स्टाइल कुकिंग 2 बार पकाया गया पोर्क, सुअर का मांस, शायद सिचुआन व्यंजनों का सबसे अनमोल रत्न है। एक ऐसा व्यंजन जो सचमुच किसी शेफ के बुनियादी कौशल की परीक्षा लेता है। असल में कोई व्यंजन जितना ज्यादा सादा और घरेलू शैली का होता है, उसे पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से बनाना उतना ही मुश्किल होता है। अचानक मन में आए एक विचार पर अमल करते हुए ये कौन सी, क्या यह एक इसे बॉस, मेरे लिए एक ऑर्डर ट्वाइस कुक्ड पोर्क की यह प्लेट देखने में बेहद शानदार लग रही है। इसके टुकड़े एक जैसे और पारदर्शी हैं।
इसके चर्बी वाले हिस्से को तेज आंच पर तब तक पकाया गया है जब तक कि वे थोड़े मुड़ न जाएं और उनमें से एक लुभावनी कुरकुरी महक न आने लगे। वहीं इसका बिना चर्बी वाला मांस मजबूत होने के साथ साथ नरम भी है, बिल्कुल भी सूखा नहीं, और इसने गाढ़ी सॉस को पूरी तरह से सोख लिया है। मैंने इसका एक टुकड़ा खाया और तुरंत ही उत्साह से भर गया। ब्रॉड बीन पेस्ट का नमकीन स्वाद, पोर्क खास तौर पर स्थानीय रूप से पाले गए काले सुअरों का सेकंड कट मांस उसी दिन काटा गया था। लहसुन की कोंपलों में घर पर बनाई गई फर्मेंटेड सब्जियों का हल्का खट्टापन मिलाया गया था, जिससे बनी डिश ताजा और कुरकुरी थी। इस्तेमाल किया गया डूबनजियांग चौड़ी फलियों का पेस्ट हैंडन का एक प्रीमियम पुराना प्रकार था और इसे बनाने की कारीगरी को 95 अंक मिले। मांस को इतनी सटीक आंच पर उबाला गया था कि वह पूरी तरह पक गया था। फिर अब यह है असली खाना सड़कों का सच्चा देसी स्वाद। मैंने यानी पाक कला के देवता ने यह तय कर लिया है। यह डिश मेरे पाक जब मैं खाना खा रहा था तो लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद लोग मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और एक गंभीर लहजे में ऐलान किया, मैंने पहले जो कुछ भी कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। यह महज कोई साधारण सी खाने की दुकान नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा पाक कला का तीर्थस्थल है जो हम सबसे पहले आपको मीट चुनना होगा। बेहतरीन क्वालिटी का हुई स्टाइल पोर्क दूसरे कट से काटा जाना चाहिए, जिसमें फैट और लीन मीट का अनुपात 6:4 हो, बनावट ठोस हो और फैट की मात्रा अच्छी खासी हो। दूसरा है पकाने का तरीका। हुई स्टाइल पोर्क के एक बेहतरीन टुकड़े को तेज आंच पर तब तक स्टिर फ्राई करना होता है जब तक कि वह एकदम सही आकार में ना आ जाए। अगर ज्यादा पकाया तो उसने आग बुझा दी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। मैंने मालिक की हैरानी को नजरअंदाज कर दिया। वह सलाद ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि शुद्ध चर्बी लार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ चर्बी ही उस खुशबू को उभार सकती थी और उस डिश को उसकी असली जान दे सकती थी। यह सुनकर मालिक ने हैरानी से कहा, नौजवान, क्या तुम भी एक शेफ हो? सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ जिसे खाने के साथ नए नए प्रयोग करना पसंद। सुरक्षित सब्जियों के एक और कटोरी चॉप, तीखा नहीं। सिचुआन खाने की असली पहचान में से एक यह कटे हुए चिकन के टुकड़े बेहद मुलायम और चिकने होते हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। यह साफ पता चलता है कि इसे चिकन की जांघों के रसीले और ताजे मांस से बनाया गया था। गाढ़ी सॉस की बनावट कमाल की है। इसमें मिठास, खट्टापन, नमकीनपन, तीखापन और एक खास महक का संतुलन एकदम सही है। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती तो इसका स्वाद अजीब सा हो जाता। और अगर इसकी कारीगरी को 88 पॉइंट्स की रेटिंग मिली है, तेल में हल्का तलने की तकनीक को एकदम सही समय पर इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते चिकन के टुकड़े मुलायम, रेशमी और खुशबूदार बने। इसमें कोई भी कृत्रिम मिलावट नहीं पाई गई। उसे लगा कि वह किसी राजा से निपट रहा है, लेकिन असल में वह महज एक स्टार लेवल का खिलाड़ी निकला। कुल मिलाकर उसका कौशल स्तर तो ठीक ठाक था, लेकिन उन मूंगफलियों का क्या माजरा था। शेफ ने पक्का काम में कोताही बरती थी, उन्हें खुद तलने के बजाय। वास्तव में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, यह कुंग पाओ चिकन एक ऐसी डिश है जिसमें सचमुच महारत की जरूरत होती है। चिकन के टुकड़े एकदम मुलायम होने चाहिए, उसकी ऊपरी परत चमकदार होनी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिचुआन के 99% रेस्टोरेंट में, हालांकि इस साइड डिश में एक छोटी बॉस, आपकी यह डिश सचमुच एकदम परफेक्ट है। अगर आप बाजार से खरीदे हुए मूंगफली के बजाय खुद थोड़ा समय निकालकर एक प्लेट मूंगफली तल लेते तो इस डिश को 87 नहीं बल्कि पूरे 90। मैं आज बहुत धत तेरे की दुकान में मूंगफली खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बगल वाले सुपरमार्केट में एक थैली खरीदने के लिए भेज दिया। लाइव स्ट्रीम चैट में तुरंत ही हलचल मच गई। दर्शक पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। कुछ तो ये भी सोचने लगे कि क्या मैं कोई एलियन हूँ। यह साफ तौर पर एक सीधी सादी जमीन से जुड़ी हुई परख थी। ठीक उसी समय तीसरी डिश आ गई, शियान शाओबाई पोर्क बेली के टुकड़े, जो एकदम सही और साफ सुथरी कतारों में सजे हुए थे। हर टुकड़े का रंग गहरा लाल भूरा था। उसकी ऊपरी परत एक पारदर्शी चमक से दमक रही थी और एक लुभावनी रौनक बिखेर रही थी। एक निवाला लेते ही मैंने तुरंत इसकी दिल खोलकर तारीफ की। इसमें मौजूद
ज्यादातर चर्बी भाप में पूरी तरह से गल चुकी थी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया, बोन मेथड सॉल्टेड शाओबाई सैमग्री की ताजगी 96% पोर्क बेली छिलके सहित चुनिंदा गुणवत्ता की है और संरक्षित सरसों की पत्तियां मस्टर्ड ग्रीन्स बेहतरीन कमर्शियल ग्रेड की हैं। बनाने की कारीगरी 95 अंक उबालने, डीप फ्राई करने और छेद करने की 3 चरण वाली प्रक्रिया पूर्णता से कम नहीं है। आंच को नियत तैयारी बेहतरीन थी। खाना पकाने की तकनीक सचमुच किसी उस्ताद के हाथ का कमाल लग रही थी। हालांकि पोर्क की खाल ही इस डिश की सबसे बड़ी कमी साबित हुई। हल्का उबालने के बाद लेकिन डीप फ्रायर में डालने से पहले खाल की सतह पर मौजूद नमी को पूरी तरह से सूखने नहीं दिया गया था। नतीजतन जब खाल को कुरकुरा होने तक तला गया तो तेल का तापमान अचानक से गिर गया, जिसके कारण उस पर एक जैसी परत नहीं बन पाई। दुर्भाग्यवश अंतिम पॉलिशिंग के चरण के दौरान एक हल्की सी बाल जैसी ये तीनों डिशेज अब तक का सबसे बेहतरीन घर जैसा खाना है जो मैंने चखा है। खासकर ये शैन शाओबाई, इसे बनाने का हर एक कदम सचमुच एकदम किताबी टेक्स्ट बुक परफेक्ट है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आज पोर्क की स्किन फ्राई करते समय आपने शायद थोड़ी जल्दबाजी, आपने पोर्क की खाल को गर्म तेल में तब डाल दिया होगा जब उसकी सतह पर तुम्हें कैसे पता चला? आज लंच के समय वहां इतनी भीड़ थी, किचन में खाना बनाने का काम सचमुच बहुत तेजी से चल रहा था, इसीलिए मैंने बस 10 मिनट या उससे कुछ ज्यादा देर इंतजार किया। लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद लाखों दर्शक तो पूरी तरह से हक्के बक्के रह था। जवान, यह खाना मेरी तरफ से है। मैं 20 साल से यह दुकान चला रहा हूँ और तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरे इन पकवानों का जिक्र मुझसे भी बेहतर ढंग से किया है। बॉस, जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या आप अपनी कारीगरी को कम आंक रहे हैं या फिर मुझे, जो महजे एक डिलीवरी वाला है, सिंजी पेमेंट, धनराशि प्राप्त? ये तीनों व्यंजन सचमुच बेमिसाल थे। हुई गोरो 2 बार पकाया गया पोर्क एकदम सही तरीके से पकाया गया था, नरम लेकिन कसा हुआ, जिसमें एक गाढ़ी सौम्य ग्रेवी थी जिससे एक गहरी स्वादिष्ट महक आ रही थी। इसमें एक पुरानी पाक परंपरा का परिष्कृत स्वाद था और साथ ही जियांगहू घूमने फिरने वाले भोजन प्रेमियों की दुनिया का जोशीला अंदाज भी। कुंग पाओ चिकन में तीखे और खट्टे स्वाद का एकदम पास ही खड़े बॉस के चेहरे पर एक जटिल भाव था जो मेरे लिए तारीफ से भरा था। अपनी बात खत्म करने के बाद, बॉस, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। आपकी कारीगरी सचमुच वर्ल्ड क्लास है, लेकिन दुकान का माहौल थोड़ा ज्यादा ही खस्ता हाल रुइन छीक सा लग रहा है। अगर आप इस जगह का ठीक से रेनोवेशन करवा लें। यह कहकर मैंने मोटे भाई की ओर हाथ हिलाया, वहीं से मुड़ा और चला गया। गोंग यूमेंग, गहरे राज। इस लाइव स्ट्रीम के बाद मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 210 शून्य हो गई थी। टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 3 तो उसी के बारे में थे। मैंने अपने बैकएंड इनबॉक्स को तेजी से स्क्रॉल किया जहां नमस्ते स्ट्रीमर, मेरा नाम सनहाओ है। मैं यिंगजी में यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और आपके चैनल का एक बहुत बड़ा फैन भी हूं। मैंने आपके हर एक वीडियो को कम से कम 10 बार देखा है। मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी स्नैक की दुकान खोली है जिसका नाम हाउ हाउस वंडरफुल किचन है। हमें पूरा यकीन है कि हम सिर्फ सबसे बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमने साफ सफाई के अपने यह देखकर कि सामने वाला व्यक्ति कितना सच्चा था, मैंने एक पल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मैं तुरंत यूनिवर्सिटी टाउन की ओर चल पड़ा, एक और लाइव स्ट्रीम शुरू की। ठीक है दोस्तों, आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैंने असल में एक साइड जॉब ले ली है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्टार्टअप मेंटर का काम करने वाला हूँ, जो अभी मैंने सुनहाओ के प्राइवेट मैसेज की बातें बताई और लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद लोग तुरंत ही दिलचस्पी से चौकन्ने हो गए। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया, मैंने कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच आ जाओगे। सुनहाओ की गर्लफ्रेंड लिन यू, बहुत बढ़िया, मैं भी आपका फैन। मैं मुस्कुराया और ज्यादा विनम्र मत बन। इसके बाद मैंने एक सिग्नेचर मोटे कटे चीज चिकन कट। वह युवा जोड़ा तुरंत किचन में भागा और काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में वह डिश मेरे ठीक सामने रख दी गई। उसे जिस तरह से सजाया गया था वह देखने में बहुत ही शानदार था, आसानी से कम 90 पॉइंट्स के लायक। मैंने उसका एक निवाला लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। सामग्री की ताजगी 88%। चिकन एक प्रीमियम ब्रांड का ठंडा मीट था।
सब्जियां ताजी थीं और चावल भी। वे स्वाद के लिए पूरी तरह से पहले से बनी सॉस पर निर्भर रहते हैं और उनमें तकनीकी कौशल का तो नामो निशान भी नहीं है। 49 अंकों के कुल स्कोर के साथ यह एक औसत दर्जे के असेंबली लाइन वाले फास्ट फूड मील से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ की साफ सफाई पर सवाल उठते हैं और खाना तो बहुत ही खराब है। आपकी दुकान का नाम द मार्वलस किचन है, लेकिन मेरी नजर में इसमें मार्वलस शानदार जैसा कुछ भी नहीं है। जरा इस चिकन कटलेट को देखिए। आपने इसमें ताजा चिकन नहीं बल्कि फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड चिकन इस्तेमाल किया है और इसे जिस तरह से फ्राई किया गया है वह भी एकदम साधारण सा लग रहा है। यह कोई पाक कला कुलिनरी आर्टिस्ट्री नहीं है। ये कोई सीजनिंग नहीं है। ये तो बस चीजों का ढेर लगाना है। आपने गाजरों को खरगोशों के आकार में काटा है और उन्हें एक तरफ सजा दिया है। आपको लगता है कि यह सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी समस्या को उजागर करता है। आपने अपना पूरा बजट सिर्फ ऊपरी चीजों पर खर्च कर दिया है। सारा पैसा सजावट और मेन्यू में सबसे खास जगह पाने पर लगा दिया। लेकिन आप ये भूल गए कि किसी भी रेस्टोरेंट की सबसे जरूरी चीज और हमेशा रहेगी भी स्वादिष्ट खाना ही है। आपने सबसे ताजा तेल और सबसे साफ सुथरा मांस इस्तेमाल किया, लेकिन उससे जो डिश बनाई वह इतनी बेस्वाद और फीकी थी कि उसे तो एक मुर्गी भी नहीं खाती। यह खाना बनाना नहीं है, यह तो पैसे की बर्बादी है। यही वजह है कि आप सचमुच आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हम गलत थे। स्ट्रीमर, क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? मैं सच में इस दुकान को सफल बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या करें। आखिर हम करें तो क्या करें? हे पाक कला के देवता, क्या आप कृपया मुझे 49 पॉइंट वाले कबाड़ को 90 पॉइंट की ब्लॉकबस्टर में कैसे बदलें? आप तुम आखिर किस दुनिया में खोए हुए हो? 90 पॉइंट की रेसिपी बनाने में मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है कि उसे रिकवर करने के लिए मुझे यह गॉड ऑफ कुकरी दूसरों को तंग कर। अगर वह 90 पॉइंट वाली रेसिपी मुमकिन नहीं है तो यकीनन आप मुझे कम से कम गॉड ऑफ कुकरी की रेसिपीज हासिल करने के बाद यिमा ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए और अपनी नजरें सुन हाओ की ओर। अगर आप किसी बेस्वाद चीज को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसका पहला कदम उसमें कोई दुर्लभ व्यंजन। इसके बजाय आपको सबसे पहले अपनी सामग्री को समझना होगा। आज चलिए देखते हैं कि आप आमतौर पर मांस के इस टुकड़े को, यह हमेशा इसी तरह किया जाता है। इसे बड़ा दिखाओ। यह सचमुच बड़ा है, लेकिन आटे की मोटाई एक जैसी नहीं है। तलते समय पतले हिस्से जल गए जबकि मोटे हिस्से। मैंने चाकू उठाया और उसे ठीक बीच से काट दिया जिससे वह 2 टुकड़ों में बंट गया। फिर चाकू के कुंद पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके मैंने धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी की मालिश की। उसकी मांसपेशियों के रेशों को तोड़कर उसे नरम बनाया ताकि वह रिलैक्स हो सके। आखिर में मैंने उसे बस नमक, सफेद मिर्च और कुकिंग वाइन के साथ मैरिनेट किया और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ये 10 मिनट ही वह सबसे अहम कदम थे जिसने उसे महज एक। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूँ, चीजों को फेंक देना। यह औद्योगिक कचरा कूड़ेदान में ही जाना चाहिए। किसी भी व्यंजन की असली आत्मा हमेशा से रही है। आप भला ऐसी असेंबली लाइन पर तैयार हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आत्मा वाला खाना कैसे बना सकते हैं? ठीक यहीं पर आपकी चमत्कारी रसोई को अपने नाम के मुताबिक खरा उतरना चाहिए। इस दुकान में प्याज, लहसुन, ऑयस्टर सफेद चीनी। हाँ, प्याज और लहसुन को बारीक काट लें। एक पैन गरम करें, उसमें थोड़ा तेल डालें, फिर कटा हुआ प्याज और लहसुन डालकर धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनें जब तक कि वे पारदर्शी न हो जाएं और उनकी पूरी खुशबू न आने लगे। इसके बाद 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस, 2 चम्मच लाइट सोया सॉस, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच चीनी डालें। बस आंच बंद कर दें और मसाला। यह फ्लेवर उन सभी सॉस से भी ज्यादा खुशबूदार है जिनका इस्तेमाल हमने पहले। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि तेल 60% तक गर्म हो गया है? चिकन कटलेट को तब तक तलें जब तक कि उन बेस्वाद खरगोश वाली गाजरों को भूल जाइए। मुझे तो बस मुट्ठी भर उबली हुई कटी हुई पत्ता गोभी दे दीजिए। चिकन कटलेट को पट्टियों में काट लें और उन्हें कटी हुई सब्जियों के ऊपर सजा दें। आखिर में उस सॉस को ऊपर से डालें जिसे हमने अभी अभी तैयार किया है। एक ऐसा स्वाद जो शुरू से ही मीठा, खुशबूदार लहसुन और प्याज के कैरमलाइज्ड स्वाद से खाने में एक गहरी और समृद्ध महक आती है जो डीप फ्राई करने से आने वाले चिकनापन को पूरी तरह से संतुलित कर देती है। यह बहुत स्वादिष्ट है। एक ऐसा व्यंजन जो बनाने में बेहद आसान है फिर भी बहुत ही पौष्टिक और मन को पूरी तरह से तृप्त करने वाला है। ठीक उसी समय
एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सामग्री की ताजगी 88%, बनाने की कारीगरी की रेटिंग 78 अंक, मीट को बहुत कुशल, एक बेहतरीन फास्ट फूड मील जो सचमुच खाने वाले को संतुष्ट करने में सक्षम है। अपनी समीक्षा पूरी करने के बाद मैंने अपने सामने अब मुझे लगता है कि ये सच। वे दोनों इतने उत्साहित थे कि मैंने उन सबको भी चखाया। यह स्वादिष्ट अब मेरी समझ में आया। तो असल में खाना पकाने का मतलब ये होता है जो हम पहले कर रहे थे। ग्रैस नली के इलाज का खर्च अपनी कीमत खुद तय करें। इस खाने का बिल मैं दूंगा। ये 20 युआन उन चीजों का खर्च है जिनका इस्तेमाल मैंने अभी किया था। मैं आज यहाँ पैसे कमाने नहीं आया था, बस मुझसे यह देखा नहीं जा रहा था कि इतनी साफ सुथरी दुकान में इतना घटिया खाना बन रहा है। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया है। अगली सुबह तड़के मैं उठा और अपना फोन चेक किया। मेरे अकाउंट में आए टिप्स देखकर मैं खुशी से झूम उठा। अब जब मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे तो मैंने खाने के देवता को एक बहुत बढ़िया दावत देने का फैसला किया। मैंने काफी देर तक अपने फोन पर खोजबीन की और आखिरकार एक जापानी रेस्टोरेंट चुना जहां प्रति व्यक्ति एक 988 युआन का फिक्स्ड रेट था। उस जगह की रेटिंग्स बहुत ज्यादा थीं और ऐसी अफवाह थी कि वहां इस्तेमाल होने वाली चीजें उसी दिन ताजी मंगवाई। मैं यह देखना चाहता था कि क्या मेरा साधारण सा स्वाद सचमुच इतनी महंगी चीज के साथ न्याय कर पाएगा। अंदर जाते ही मैंने काउंटर के पीछे एक शेफ को बड़ी बारीकी से मछली तैयार करते देखा। शायद यह खुद वही मशहूर हेड शेफ थे। उन्होंने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे मेरे सामने रखी प्लेट पर रख दिया। पहला कोर्स, सैल्मन बेली। इसकी बनावट बर्फ के टुकड़ों जितनी ही नाजुक और महीन थी। सचमुच यह सैल्मन मछली की दुनिया में स्नोफ्लेक आइसक्रीम के नाम से मशहूर है। यह कौन सी महंगी चीज है? इसका टेक्सचर ठीक नहीं है। सिस्टम ने तुरंत एक चेतावनी दिखाई। सामग्री की ताजगी 200। उसने पहचान लिया था कि ताजे पानी की मछली को प्रीमियम समुद्री मछली बताकर परोसा जा रहा था, जिसके अंदर परजीवी भरे हुए थे, खास तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय परजीवी। कुल स्कोर 200। जानलेवा, भागो। जी मिचलाने की तेज लहर को रोकते हुए मैंने मछली थूक दी। फिर अपनी सीट से उठकर मैंने जल्दी से माफी मांगी और जैसे ही मैं रेस्ट रूम में घुसा, सिंक के पास पहुंचते ही मुझे तुरंत उल्टी हो गई। खुद को ठीक ठाक करने के बाद मैं वापस अपनी मेज पर आ गया। हेड शेफ ने मुझसे पूछा कि उसका स्वाद कैसा। लोग कहते हैं कि बेहतरीन जापानी खाने के साथ आप असल में जिस चीज का मजा ले रहे होते हैं वह एक खास माहौल होता है, एक तरह का वातावरण। मिसाल के तौर पर ओटोरो का वह टुकड़ा ही ले लीजिए जो मैंने अभी खाया। मुझे सचमुच उसमें वह तथाकथित हेड शेफ ने हैरान होते हुए मुझसे मेरा मतलब है कि यह मछली बहुत ही सीधी सादी है। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप तो इस काम के असली उस्ताद हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि सैल्मन जो इतनी दूर से लिए मछली बहुत ही सीधी सादी है, समुद्र पार करके आती है? और हमारी हेड शेफ के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। फिर जैसे ही मैंने मछली का वह टुकड़ा खाया, उसमें मिट्टी जैसे स्वाद के अलावा मुझे एक जबरदस्त जिंदा दिली का एहसास हुआ, इतना जीवंत कि मानो मेरे मुंह के अंदर ही कोई पूरा स्पोर्ट्स मीट चल रहा हो। अरे जरा रुकिए, अब मुझे याद आया, उस जीव को क्या कहते हैं, वह जो सिर्फ ताजे पानी की मछलियों में ही अपना घर बनाता है। ठीक हमारे बगल वाली मेज पर बैठे एक जोड़े जो अभी आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे हंस रहे थे कि चेहरों के भाव अचानक से जम गए। उस आदमी के चॉपस्टिक्स, जिनमें अभी भी मछली का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, हवा में ही। अरे बाप रे, अभी एक पल के लिए मेरा हाथ फड़का था। अगर ये चीज अभी मेरे दिमाग में घुस गई तो कसम से मैं वहीं के वहीं उल्टी कर दूंगा, सिर्फ यह खाने के लिए। एक आदमी के $988। ये कोई शेफ इचिरो मात्सुशिता के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी बाहें समेटी और हंसते हुए, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं बहुत सब्र वाला इंसान हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी यह मछली एक ताजे पानी वाली रेड स्नैपर है ना? लेकिन ये पक्का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हवाई जहाज से मंगाया गया हो। इसे तो बस शहर के बाहरी इलाके में मौजूद किसी जलाशय से ही निकाला गया है। आप इस तरह की ताजे पानी वाली मछली। हेड शेफ को तुरंत ही पसीना छूट गया। फिर भी उसने बहस करके, बात ऐसी नहीं है, हमारी सभी सामग्री सख्त आधिकारिक प्रमाणन के साथ आती है।
वह कहाँ है? उसे बाहर निकालो, मुझे देखने दो। क्या उस पर डोंगिंग के कृषि वानिकी और मत्स्य मंत्रालय की आधिकारिक मोहर लगी है, या उस पर बस हमारे अपने चेंगशी सब्जी? शेफ पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने इस मौके का फायदा उठा। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ जिसने थोड़ी बहुत रकम जमा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मैं ऐशो आराम वाली जिंदगी का जरा सा मजा ले सकूं, यह अनुभव कर सकूं कि समुद्र की महक असल में कैसी होती है। और अपने एक 998 के बदले मुझे क्या मिला? पास ही मौजूद